क्या ऐसा हो सकता है कि आज से लगभग 4000 साल पहले किसी शहर का जो ड्रेनेज सिस्टम था, मेरा मतलब है नालियों की व्यवस्था, वो आज के हमारे मॉडर्न शहरों से भी बेहतर हो? बिल्कुल हो सकता है। और हिस्ट्री में ऐसे कई आश्चर्य छुपे हैं। वही तो। सोचिए, कोई जल भराव नहीं, हर घर में पक्की ईंटें हैं, और फिर एक दिन वो पूरी की पूरी सभ्यता अचानक नक्शे से गायब हो जाए। हाँ, ये सुनने में किसी साईफाई मूवी जैसा लगता है, लेकिन असल में ये हमारा अपना इतिहास है। और इसी इतिहास को समझने के लिए आज हम इस डीप डाइव में एक बहुत ही स्पेशल मास्टर क्लास शुरू कर रहे हैं। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये एक ऑडियो कोर्स जैसा होगा। एग्जैक्टली हम लूसेंट जनरल नॉलेज बुक के प्राचीन भारत यानी एंशंट हिस्ट्री वाले सेक्शन पर पूरा फोकस करेंगे। सही कहा। और हम एक एक फैक्ट, हर एक राजा का नाम और डेट्स को बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे 1 घंटे की लंबी क्लास चल रही हो, कोई भी पॉइंट हम स्किप नहीं करेंगे। और मेरा मानना है कि इतिहास सिर्फ तारीखों को रटने का नाम नहीं है। देखिए, जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि एक घटना ने दूसरी घटना को कैसे जन्म दिया, तब तक फैक्ट्स याद नहीं रहते। बिल्कुल, कॉज एंड इफेक्ट समझना जरूरी है। तो अगर इस इतिहास को एक जासूसी कहानी की तरह देखा जाए, तो सबसे पहला सवाल मेरे दिमाग में यही आता है कि हमें इन सब के बारे में पता कैसे चलता है। इस पहेली को सुलझाने के लिए हमारे पास मुख्य रूप से 4 स्रोत या सोर्सेज हैं। पहला धर्म ग्रंथ, दूसरा ऐतिहासिक किताबें, तीसरा विदेशी यात्रियों के विवरण और चौथा आर्कियोलॉजी यानी पुरातात्विक साक्ष्य। तो सबसे पहले धर्म ग्रंथों पर आते हैं, वेदा वगैरह ना। हाँ, सबसे प्राचीन वेद हैं। 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। पर मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि उस वक्त तो कोई प्रिंटिंग प्रेस थी नहीं, ना ही कोई क्लाउड सर्वर था जहां डेटा सेव कर लो। तो ये सारा ज्ञान हजारों सालों तक बिना करप्ट हुए कैसे बचा रहा? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इसको आप उस जमाने की एक बायोलॉजिकल हार्ड ड्राइव समझ लीजिए। बायोलॉजिकल हार्ड ड्राइव? वो कैसे? असल में इन वैदिक मंत्रों को पीढ़ियों तक सुनकर और बोलकर याद रखा गया। इसे श्रुति परंपरा कहते हैं। श्रुति यानी सुनकर याद रखना। अरे वाह, मतलब मेमोरी की क्या ट्रेनिंग रही होगी। तो इन वेदों में सबसे पुराना कौन सा है? ऋग्वेदा सबसे पुराना है। इसमें 10 मंडल हैं और 1028 सूक्ता हैं। एग्जाम के नजरिए से इन्हें बहुत पूछा जाता है। और जो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है ना, वो भी ऋग्वेदा के तीसरे मंडल में ही है। अच्छा, गायत्री मंत्र ऋग्वेद से है। और जो समाज का 4 वर्णों में विभाजन है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, क्या वो भी इसी में है? बिल्कुल, ऋग्वेदा के 10वें मंडल में पुरुष सूक्ता है जहां इसका जिक्र मिलता है। और बाकी के 3 वेद क्या बताते हैं? देखिए, यजुर्वेदा में यज्ञ और अनुष्ठान के नियम हैं, और ये अकेला ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य यानी प्रोज और पोएट्री दोनों में लिखा गया है। और सामवेदा? सामवेदा को तो भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। इसमें गाने वाले मंत्र हैं। और आखिरी है अथर्ववेदा। इसमें आम इंसान की जिंदगी, जादू टोना और बीमारियों के इलाज के बारे में डिटेल मिलती है। यानी सिर्फ राजा महाराजाओं की बात नहीं, आम लोगों की डेली लाइफ भी रिकॉर्ड हो रही थी। और पुराण भी तो होते हैं ना? हाँ, पुराण भी हैं। उनमें मत्स्य पुराण सबसे पुराना और प्रामाणिक माना जाता है। ठीक है, ये तो हो गया लोकल डेटा। पर क्या बाहर से आने वाले जो फॉरेन ट्रैवलर्स थे, उन्होंने भी कुछ रिकॉर्ड रखा था? बहुत कुछ रखा था। जैसे यूनान से हेरोडोटस आए, जिन्हें हम हिस्ट्री का पिता या फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं। राइट। और मेगास्थनीज भी तो थे। हाँ, मेगास्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। उन्होंने एक बहुत फेमस किताब लिखी थी, इंडिका। फिर बाद में चीनी यात्री आए, जैसे फाहियन और ह्यूएनसांग। ह्यूएनसांग के बारे में मैंने पढ़ा है कि उन्होंने नालंदा में पढ़ाई भी की थी। बिल्कुल की थी। हर्षवर्धन के टाइम पर वो आए थे, और उनकी एक किताब है सीयूची। उसमें उस वक्त के भारत की एक बहुत ही क्लियर तस्वीर मिलती है। अच्छा, इन किताबों के अलावा जो चीजें जमीन के नीचे से मिलती हैं, जैसे पत्थरों पर लिखे अभिलेख या इंस्क्रिप्शंस, उनका क्या रोल है? आर्कियोलॉजी का रोल बहुत बड़ा है। अभिलेख एक तरह से उस जमाने के बिलबोर्ड या आज के ट्विटर थ्रेड की तरह थे। राजा अपना मैसेज सीधा पब्लिक को इन्हीं पत्थरों के जरिए देते थे। जैसे अशोका के अभिलेख। पर मैंने सुना है कि इनको पढ़ना काफी मुश्किल था। हाँ, क्योंकि ये ब्राह्मी लिपि में लिखे थे जो लोग भूल चुके थे। फिर 1837 में जेम्स प्रिंसेप नाम के एक विद्वान ने
पहली बार इस ब्राह्मी लिपि को डिकोड किया। 1837 में? मतलब सदियों तक वो मैसेज वहीं था पर कोई पढ़ नहीं सकता था। एग्जैक्टली। और जब प्रिंसेप ने उसे पढ़ा तब जाकर अशोका द ग्रेट का असली इतिहास पूरी दुनिया के सामने आया। उसके अलावा हाथी गुम्फा और जूनागढ़ जैसे अभिलेख भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पर अगर हम और भी पीछे चलें, उस दौर में जब इंसान ने लिखना ही शुरू नहीं किया था, प्री हिस्टोरिक या प्रागैतिहासिक काल, तब की कहानी कैसे पता चलती है? तब की कहानी सिर्फ पत्थरों के औजार और गुफाओं की पेंटिंग बताती हैं। पेलियोलिथिक एज यानी पुरापाषाण काल में इंसान ने सबसे बड़ी क्रांति की थी आग पर काबू पाना। आग का आविष्कार, वो तो सच में बड़ा गेम चेंजर रहा होगा। हाँ, पर असली गेम चेंजर था नियोलिथिक एज या नवपाषाण काल। इस दौर में पहिए यानी व्हील का आविष्कार हुआ और इंसान ने खेती करना सीखा। खेती कहाँ शुरू हुई थी सबसे पहले? बलूचिस्तान के मेहरगढ़ से हमें कृषि या खेती के सबसे पुराने साक्ष्य मिलते हैं। इंसान अब एक घुमक्कड़ शिकारी नहीं रहा था, वो एक जगह बसने वाला किसान बन गया था। और जब वो एक जगह बसने लगा तो बस्तियां बनी होंगी, और वही बस्तियां आगे चलकर शहरों में बदल गईं। यहीं से इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता की एंट्री होती है ना? बिल्कुल सही। इसे हम प्रथम नागरीकरण या फर्स्ट अर्बनाइजेशन कहते हैं। और इसकी डेट्स क्या हैं? एग्जाम्स में अक्सर डेट को लेकर कंफ्यूजन होता है। अगर हम कार्बन 14 डेटिंग जैसी साइंटिफिक टेक्निक की सुने तो 2350 बीसी से 1750 बीसी के बीच का टाइम इसका सर्वमान्य या सबसे एक्सेप्टेड पीरियड माना जाता है। और इसकी खोज कैसे हुई? 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की और ठीक अगले साल 1922 में राखलदास बैनर्जी ने मोहेंजोदारो ढूंढ निकाला। दयाराम साहनी 1921 और राखलदास बनर्जी 1922। ठीक है, पर उस खोज ने इतना हैरान क्यों कर दिया था सबको? क्योंकि वो कोई आम बस्ती नहीं थी। वो लोग अर्बन प्लानिंग के मास्टर थे। उनके शहर एक ग्रिड पैटर्न पर बेस्ड थे। ग्रिड पैटर्न? जैसे आजकल के नए शहर होते हैं? हाँ, जैसे आज का चंडीगढ़ या न्यूयॉर्क का नक्शा देखा है आपने। सड़कें एक दूसरे को राइट एंगल्स पर काटती थीं, घर पक्की ईंटों के बने थे और सबसे बड़ी बात, उनका ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह ढका हुआ था। मतलब स्ट्रीट्स पर कोई गंदा पानी नहीं? बिल्कुल नहीं। वो सिस्टम इतना साइंटिफिक था कि बारिश का पानी कभी जमा ही नहीं होता था सड़कों पर। वाओ, वो लोग टाउन प्लानिंग में आज के कई सो कॉल्ड स्मार्ट सिटी से ज्यादा एडवांस थे। और वहाँ कुछ स्पेशल बिल्डिंग्स भी तो मिली है ना? हाँ, मोहनजोदारो में एक बहुत बड़ा ग्रेट बाथ या विशाल स्नानागार मिला है। शायद किसी धार्मिक अनुष्ठान के लिए था। और वहाँ अन्नागार यानी ग्रैनरीज भी थीं, जहाँ अनाज स्टोर होता था। और कुछ इंटरेस्टिंग आर्टिफैक्ट्स वहाँ से? एक पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है जिसके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा दिखाए गए हैं। और अगर हम ट्रेड की बात करें तो लोथल और सुरकुटदा जैसे शहर उनके बंदरगाह यानी पोर्ट्स थे। लोथल पोर्ट था, यानी इंटरनेशनल ट्रेड भी होता था उस वक्त? हाँ, लोथल से मेसोपोटामिया की मोहरें या सील्स मिली हैं। इसका सीधा मतलब है कि वो लोग विदेश व्यापार करते थे। अच्छा, एक और सवाल है मेरे पास। इनकी जो लिपि है, जो साइंस और पिक्चर्स मिले हैं, क्या उन्हें हम पढ़ पाए हैं आज तक? दुर्भाग्य से नहीं। उनकी लिपि भावचित्रात्मक या पिक्टोग्राफिक थी और उसको लिखने का तरीका बोस्ट्रोपेडॉन कहलाता है। बोस्ट्रोपेडॉन? ये क्या होता है? ये लिखने का एक अजीब तरीका है। इसमें पहली लाइन दाएं से बाएं ओर यानी राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है, फिर दूसरी लाइन बाएं से दाईं ओर यानी लेफ्ट टू राइट। अच्छा, जैसे कोई किसान खेत में हल चलाता है, एक तरफ जाओ फिर वापस घुमाओ। एग्जैक्टली। यही वजह है कि उसे डिकोड करना इतना मुश्किल है। और उनकी भाषा न समझ पाने की वजह से इस सभ्यता के बहुत से राज अभी भी राज ही हैं। एक सबसे बड़ा राज तो यही है ना कि इतनी स्मार्ट और एडवांस सिविलाइजेशन अचानक खत्म कैसे हो गई? कोई एलियन अटैक हुआ था या आपस में लड़ मरे थे सब? पर अब साइंस ये कहती है कि इसके पीछे नेचुरल कॉजेस थे, जैसे जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज, या फिर रिवर्स ने अपना रास्ता बदल लिया, या कोई भयानक बाढ़ आ गई होगी। नेचर के आगे आखिर किसकी चलती है? एडवांस प्लानिंग भी फेल हो गई। पर इसके बाद क्या हुआ? सिंधु घाटी के पतन के बाद तो आर्य लोग आए और वैदिक काल शुरू हुआ ना? हाँ, मैक्स मुलर कहते हैं कि आर्य लोग सेंट्रल एशिया से आए थे। पर अजीब बात यह है कि सिंधु घाटी की एडवांस्ड अर्बन लाइफ के बाद वैदिक दौर में लोग वापस गांव की तरह जीने लगे। रूरल सिविलाइजेशन बन गई। ये तो रिवर्स गियर हो गया, शहर से वापस गांव। ऐसा क्यों?
क्योंकि आर्य कबीलों में रहते थे और उनका मेन फोकस खेती और पशुपालन पर था। गाय उनके लिए सबसे कीमती एसेट थी। गाय के लिए तो वो युद्ध भी करते थे शायद। हाँ, गाय को अघण्य कहा जाता था, यानी जो मारे जाने योग्य ना हो। और युद्ध की बात करें तो ऋग्वेद में दशराज्य युद्ध का जिक्र मिलता है। ये युद्ध परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था। परुष्णी नदी, ये एग्जाम में पूछते हैं। और सोसाइटी कैसी थी उस वक्त? ऋग्वैदिक काल में सोसाइटी काफी खुली हुई थी। वर्ण व्यवस्था तो थी, पर वो कर्म पर आधारित थी, यानी आप अपनी योग्यता से अपना काम चुन सकते थे। पर ये तो बाद में बदल गया था ना? हाँ, जब उत्तर वैदिक काल आया तब ये सिस्टम जन्म पर आधारित हो गया, और जो वर्ण व्यवस्था कर्म के लिए बनी थी वो एक कठोर जाति व्यवस्था में बदल गई। इस शिफ्ट के पीछे क्या रीजन था? सिर्फ सोच में बदलाव आया था या कुछ और भी था? इसके पीछे एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल बदलाव था। एक नई खोज हुई थी, लोहा। आयरन। लोहे की खोज ने इतना बड़ा बदलाव कैसे कर दिया? आर्यों ने लोहे को श्याम अयास कहा। अब आप खुद सोचिए, जब तांबे या कांसे की जगह इंसान के हाथ में लोहे की कुल्हाड़ी और औजार आ गए तो क्या हुआ होगा? जंगल काटना आसान हो गया होगा। गंगा के किनारे के घने जंगल लोहे की कुल्हाड़ी से ही कट सकते थे। बिल्कुल सही। और लोहे के फाल वाले हलों से खेती आसान हो गई, गहरी जुताई होने लगी, जिसका नतीजा ये हुआ कि किसान अपनी जरूरत से ज्यादा अनाज उगाने लगा। एग्रीकल्चरल सरप्लस। और जब पेट भरा हो तो बाकी चीजें सोचने का टाइम मिलता है। एग्जैक्टली। ट्रेड बढ़ने लगा और लोहे से खतरनाक हथियार भी तो बनने लगे थे। तो अब परमानेंट सेनाएं रखना आसान हो गया। छोटे कबीले अब मिलकर बड़े राज्यों में बदल रहे थे। और इन्हीं बड़े राज्यों को महाजनपद कहा गया है ना? टोटल 16 थे ये शायद। हाँ, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व यानी 6th सेंचुरी BC आते आते 16 बड़े महाजनपद बन चुके थे, जैसे कोसल, अवंती, वत्सा और सबसे पावरफुल मगधा। अच्छा, एग्जाम के लिए एक जरूरी सवाल, इन 16 महाजनपदों की लिस्ट कहाँ मिलती है हमें? इनका डिटेल में जिक्र बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तरा निकाया में मिलता है। ये याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, अंगुत्तरा निकाया। अब एक तरफ तो मगधा ऐसे राज्य लोहे के हथियारों के दम पर अपनी ताकत बढ़ा रहे थे, पर दूसरी तरफ एक अलग ही स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन शुरू हो रही थी, जैन और बौद्ध धर्म का उदय। हाँ, और ये कोई अचानक नहीं हुआ था। मुझे यही अजीब लगता है कि दोनों धर्म बिल्कुल एक ही वक्त पर और लगभग एक ही जगह बिहार और यूपी के आसपास ही क्यों उभरे? कोई इत्तेफाक था क्या ये? हिस्ट्री में इत्तेफाक बहुत कम होते हैं। ये कॉज एंड इफेक्ट था। देखिए, उत्तर वैदिक काल तक आते आते कर्मकांड और यज्ञ इतने महंगे हो गए थे कि आम इंसान अफोर्ड ही नहीं कर सकता था। और एनिमल सैक्रिफाइस यानी पशु बलि भी तो काफी बढ़ गई थी उस दौर में। सही कहा। पशु बलि इतनी बढ़ी कि खेती के लिए बैलों की कमी होने लगी। अब खेती आधारित इकोनॉमी में बैल ही ना बचे तो नुकसान तो होगा ना। ऊपर से वर्ण व्यवस्था ने समाज को काफी बांट दिया था। तो एक ऐसी नई स्पिरिचुअल अप्रोच की जरूरत थी जो सिंपल हो, जिसमें अमीर गरीब या जात पात का भेदभाव ना हो। बिल्कुल। और जैन धर्म तो पहले से ही था। उनके पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थी, पर इसको एक नई ऊंचाई दी 24वें और आखिरी तीर्थंकर महावीर स्वामी ने। उनका जन्म 540 BC में कुंदग्राम में हुआ था। और उन्होंने क्या नए सिद्धांत दिए थे? उन्होंने 5 महाव्रत दिए: सत्य, अहिंसा, अस्तेय यानी चोरी ना करना, अपरिग्रह यानी प्रॉपर्टी जमा ना करना, और ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी ने ही जोड़ा था। और इन सब में अहिंसा पर बहुत फोकस था। हाँ, और एक बड़ा काम उन्होंने ये किया कि अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए, जो उस वक्त आम लोगों की भाषा थी। संस्कृत की तरह सिर्फ स्कॉलर्स की भाषा नहीं थी। और इसके कुछ ही साल बाद एक और राजकुमार थे जिन्होंने महल छोड़ दिया, गौतम बुद्धा। जी हाँ, बुद्धा का जन्म 563 BC में लुम्बिनी में हुआ था। उनकी लाइफ में 4 ऐसी घटनाएं आईं जिन्होंने उन्हें अंदर तक हिला दिया। एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार, एक शव यानी डेड बॉडी, और एक सन्यासी, यही ना? बिल्कुल। ये सब देखकर 29 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया। एग्जाम में पूछा जाता है कि इस घटना को क्या कहते हैं। इसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। महाभिनिष्क्रमण। और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? निरंजना नदी के तट पर बोधगया में। फिर वहां से वो सारनाथ गए और अपना पहला उपदेश दिया। इस पहले उपदेश को
धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, यानी धर्म का पहिया घूमना शुरू हुआ। और 483 बीसी में कुशीनगर में उनका निधन हो गया, जिसे महापरिनिर्वाणा कहा जाता है। हाँ, लेकिन बुद्धा के जाने के बाद जो 4 बौद्ध संगीतियां या काउंसिल्स हुईं, वो एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, वो 4 जगह हुई थी ना, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। सही याद है आपको। इन काउंसिल्स में बुद्धिज्म के नियम बनाए गए। सबसे जरूरी चौथी काउंसिल थी, जो कनिष्का के टाइम पर कश्मीर के कुंडलवन में हुई। चौथी वाली क्यों सबसे जरूरी है? क्योंकि वहीं पर बौद्ध धर्म 2 हिस्सों में बंट गया था, हीनयाना और महायाना। हीनयाना वो थे जो बुद्धा की पुरानी शिक्षाओं पर चलते थे, बिना मूर्ति पूजा के। पर महायाना वालों ने बुद्धा को भगवान मानकर उनकी मूर्ति पूजा शुरू कर दी। अच्छा, तभी बाद में बुद्धा की इतनी सारी मूर्तियां बनने लगीं। तो एक तरफ अहिंसा और शांति की बातें हो रही थी, पर पॉलिटिकल मैप पर मगधा अपनी आर्मी बड़ी कर रहा था। हर्यक वंश, फिर शिशुनाग और नंदा वंश। मगध सुपर पावर बन चुका था। हर्यक वंश में बिंबिसारा और अजातशत्रु जैसे राजा थे। पर जब नंदा वंश का राज चल रहा था ना, तब भारत पर एक बहुत बड़ा खतरा आया। आप सिकंदर यानी अलेक्जेंडर की बात कर रही हैं ना? बिल्कुल। 326 बीसी में अलेक्जेंडर ने भारत पर हमला किया। पंजाब के राजा पोरस के साथ उसका एक बड़ा युद्ध हुआ झेलम नदी के किनारे। इसे बैटल ऑफ हाइडास्पिस कहा जाता है। मैंने सुना है पोरस हार गया था, पर उसकी बहादुरी देखकर सिकंदर इम्प्रेस हो गया था। हाँ, पोरस हारा जरूर, पर अलेक्जेंडर की आर्मी उत्तर पश्चिम में आगे नहीं बढ़ पाए। मगधा के विशाल साम्राज्य और उनके हाथियों के डर से उनकी फौज व्यास नदी से ही वापस लौट गई। पर सिकंदर के आने से बॉर्डर वाले छोटे राज्य तो कमजोर होते होंगे, एक पावर वैक्यूम बन गया होगा। और इस पावर वैक्यूम का पूरा फायदा उठाया चंद्रगुप्त मौर्य और उनके गुरु चाणक्य ने। नंदा वंश का राजा घनानंद बहुत क्रूर था और पब्लिक उससे परेशान थी। तो चाणक्य की कूटनीति से चंद्रगुप्त ने घनानंद को हराकर मौर्यन एम्पायर खड़ा कर दिया। वैसे जब हम चाणक्य की बात करते हैं तो अर्थशास्त्र किताब का नाम आता है। नाम से तो लगता है कि ये कोई इकोनॉमिक्स की बुक होगी। नाम से धोखा हो जाता है अक्सर। असल में अर्थशास्त्र पॉलिटिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री स्ट्रैटेजी पर लिखी गई है। ये किसी मॉडर्न स्टेटक्राफ्ट मैनुअल से कम नहीं है। उन्होंने उसमें स्पाई सिस्टम यानी जासूसी के बारे में इतना डिटेल में लिखा है कि हैरानी होते हैं। एकदम आज की इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरह है ना। बिल्कुल। राजा को अपने साम्राज्य की छोटी से छोटी खबर रहती थी। चंद्रगुप्त के बाद उनका बेटा बिंदुसारा आया, जिसे अमित्र घाता यानी दुश्मनों का नाश करने वाला कहा गया। और फिर आए अशोका द ग्रेट। अशोका, जिनका सबसे टर्निंग पॉइंट रहा 261 बीसी का कलिंगा युद्ध। हाँ, कलिंगा जीतने के लिए इतना खून खराबा हुआ, जिसका जिक्र अशोक के 13वें शिलालेख में भी है। उस मैसेकर को देखकर अशोक अंदर से पूरी तरह हिल गए थे। उसके बाद उन्होंने हमेशा के लिए युद्ध छोड़ दिया। भैरी घोष की जगह धम्मा घोष अपनाया, है ना? सही कहा। उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और धम्मा नाम का एक नया कोड ऑफ कंडक्ट शुरू किया। ये धम्मा क्या था? कोई नया धर्म था क्या? नहीं, ये कोई नया धर्म नहीं था। ये बस अच्छे संस्कार थे, जैसे बड़ों का आदर करना, जानवरों पर दया करना और अपनों से छोटों के साथ प्यार से पेश आना। इसे लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने पत्थरों और खंभों पर मैसेज लिखवाए। वही मैसेज जो जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में डिकोड किए थे। पर अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे टूटने लगा। जब इतना बड़ा सेंट्रलाइज सिस्टम गिरता है तो बॉर्डर तो ओपन हो ही जाते हैं। और जैसा हिस्ट्री का रूल है, जहां भी वीकनेस दिखती है, बाहर से हमले शुरू हो जाते हैं। मौर्य काल के बाद काफी विदेशी आक्रमण हुए। सबसे पहले इंडो ग्रीक्स यानी हिंद यूनानी लोग आए। और इन इंडो ग्रीक्स ने ही सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के चलाए थे ना? बिल्कुल सही। उनके बाद शक आए, जिनमें रुद्रदमन काफी फेमस था। फिर कुषाण आए, जिनका सबसे महान राजा था कनिष्का। कनिष्का का नाम तो काफी सुनने में आता है। उन्होंने कोई कैलेंडर शुरू किया था ना? हाँ, कनिष्का ने गद्दी संभालते ही 78 एडी में शाका संवत शुरू किया था। ये डेट एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आज भी भारत सरकार इसे राष्ट्रीय पंचांग के रूप में यूज करती है। 78 एडी, शाका संवत। और कनिष्का को ट्रेड के लिए भी जाना जाता है। कनिष्का की सबसे बड़ी जीत थी सिल्क रूट यानी रेशम मार्ग पर अपना कब्जा करना। चाइना से रोम जाने वाला ये रास्ता उस वक्त की ग्लोबल इकोनॉमी की लाइफलाइन था। कुषाणों ने वहां से टैक्स वसूल कर अपने एम्पायर को बहुत अमीर बना लिया था। वैसे काफी उथापथक वाला दौर लग रहा है ये। लेकिन इसके बाद एक और बड़ा एम्पायर आता है,
जिसे भारत का स्वर्ण युग या गोल्डन एज कहा जाता है, गुप्ता साम्राज्य। गुप्ता एम्पायर की नींव तो श्री गुप्ता ने रखी थी, पर इसको सच में आगे बढ़ाया समुद्रगुप्त ने। उन्होंने इतने सारे मिलिट्री कैंपेन्स जीते कि हिस्टोरियंस उन्हें भारत का नेपोलियन कहते हैं। पर वो सिर्फ फाइटर नहीं थे, उनके सिक्कों पर उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। हाँ, वो कला प्रेमी भी थे। उनके बाद गद्दी पर चंद्रगुप्त द्वितीय बैठे, जिन्हें हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। इनके दरबार में नवरत्न थे, जिनमें महान कवि कालिदासा भी शामिल थे, और चीनी यात्री फाहियन भी इन्हीं के दौर में आए थे। और नालंदा यूनिवर्सिटी भी तो गुप्त काल में ही बनी थी ना? बिल्कुल, वो कुमारगुप्त के टाइम पर बनी थी। और अगर हम साइंस और मैथ्स की बात करें तो ये दौर वाकई में गोल्डन एज था। आर्यभट्टा ने इसी में बताया था कि धरती गोल है और अपनी धुरी पर घूमने से दिन और रात होते हैं। उस जमाने में बिना किसी टेलीस्कोप के ऐसी बातें बता देना वाकई हैरत की बात है। वराहमिहिर ने भी तो बुक्स लिखी थी इस टाइम। हाँ, उन्होंने खगोल विज्ञान पर काम किया। और पंचतंत्र की कहानियां भी इसी दौर में लिखी गईं। लेकिन एक पैराडॉक्स लगता है मुझे। एक तरफ तो साइंस और लिटरेचर टॉप पर है, पर दूसरी तरफ इसी वक्त समाज में कुछ बुरी प्रथाएं शुरू हो रही थीं। सती प्रथा का सबसे पहला प्रूफ भी तो इसी टाइम का है ना? हाँ, ये बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी है इस एरा की। 510 एडी का भानु गुप्ता का एरण अभिलेख, उसमें सती प्रथा का सबसे पहला लिखित प्रमाण मिलता है। देखिए, जब हम इसे गोल्डन एज कहते हैं तो उसका मतलब सिर्फ टॉप लेयर से है, आर्ट, लिटरेचर या साइंस से। सोसाइटी के सभी हिस्सों के लिए ये एज इतनी गोल्डन नहीं थी। पॉइंट है। गुप्ता साम्राज्य के बाद नॉर्थ इंडिया में हर्षवर्धन आए। उनके टाइम पर ह्यूएनसांग आए थे और बाणभट्ट ने हर्षचरिता लिखी थी। लेकिन नॉर्थ इंडिया में जब ये सब हो रहा था तो साउथ इंडिया में भी एक अलग ही दुनिया चल रही थी। साउथ इंडिया का इतिहास और आर्किटेक्ट दोनों ही माइंड ब्लोइंग है। राष्ट्रकूटा वंश के राजा दंती दुर्गा थे। उनके टाइम में एलोरा का कैलाश मंदिर बना। कैलाश मंदिर, मैंने सुना है वो ऊपर से नीचे की तरफ काट के बनाया गया है, एक ही पत्थर से। एग्जैक्टली, पूरे पहाड़ को ऊपर से काट कर टेम्पल बनाया गया। एक चूक होती तो पूरा मंदिर खराब हो जाता। ये इंजीनियरिंग का चमत्कार है। पल्लवाज ने भी कांची में मंदिर बनवाए, पर जहां तक पार की बात है, चोला एम्पायर का कोई मुकाबला नहीं था। चोला साम्राज्य, राजराजा प्रथम और उनके बेटे राजेंद्र प्रथम, राजा ने तंजौर का बड़ा बृहदेश्वरा मंदिर बनवाया था, और राजेंद्र ने तो गंगा किनारे तक आक्रमण किया था और गंगाई कौंड चोला की उपाधि ली थी। इनकी नेवी के बारे में मैंने बहुत सुना है। इनकी नेवी सच में बहुत एडवांस थी। उन्होंने सिर्फ भारत तक ही खुद को नहीं रोका, उन्होंने श्रीलंका और साउथ ईस्ट एशिया के कई हिस्सों को जीत लिया था। लेकिन नेवी से भी ज्यादा बड़ी और इम्प्रेसिव चीज उनका एडमिनिस्ट्रेशन था। आप लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी स्थानीय स्वशासन की बात कर रही हैं? हाँ बिल्कुल। चोला एम्पायर में गांव का प्रशासन वहां के लोग खुद चलाते थे। वहां उर और सभा जैसी समितियां होती थीं। ये समितियां काम कैसे करती थीं? क्या कोई इलेक्शन होता था? बिल्कुल, एक प्रॉपर इलेक्शन प्रोसेस था। लोग लॉटरी सिस्टम से या प्रॉपर वोटिंग से अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते थे। वाह! इन कमिटीज के पास पूरा कंट्रोल था। गांव में तालाब बनवाना, पानी की व्यवस्था करना, यहाँ तक कि न्याय करना। सेंट्रल पावर उनके डेली के कामों में बिल्कुल दखल नहीं देती थी। मतलब 1000 साल पहले भारत में एक पूरी तरह फंक्शन करने वाला डिसेंट्रलाइज्ड पंचायती राज चल रहा था, जिसे आज हम ग्रासरूट डेमोक्रेसी कहते हैं। है ना हैरान की बात। और साउथ इंडिया के इस सुनहरे दौर के बाद हम धीरे धीरे उस फेज में आते हैं जहां से मध्यकाल यानी मिडीवियल हिस्ट्री शुरू होती है। इसे हम राजपूत काल भी कहते हैं। राजपूत काल में पाल, गुर्जर, प्रतिहार और चौहान वंश पावर में थे, और इस दौर की सबसे बड़ी घटना थी तराइन का युद्ध, है ना? हाँ, 1191 में तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद घोरी को बुरी तरह हरा दिया था। लेकिन एक साल बाद ही 1192 में दूसरे युद्ध में घोरी जीत गया, और वहीं से भारत के इतिहास का ट्रैक हमेशा के लिए बदल गया। इस्लामिक सत्ता की शुरुआत हुई। सही कहा। और प्राचीन भारत का वो लंबा और विविध सफर वहां आके खत्म हो गया। तो अगर हम इस पूरी लूसेंट मास्टर क्लास को एक बार में सोचें, मेहरगढ़ में आग जलाते पहले किसान से लेकर इंडस वैली के स्मार्ट ग्रिड्स तक, वेदों की श्रुति परंपरा से निकलकर बुद्धा के रेवोल्यूशन तक, अशोका के पत्थरों पर लिखे अहिंसा के मैसेज से लेकर चोला वंश के इलेक्शंस तक, ये सब कुछ एक दूसरे से कितनी गहराई से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल,
इसीलिए मैं कहती हूँ कि डेट्स मत रटिए, इस कॉज एंड इफेक्ट के फ्लो को समझिए। जब आप आपस के कनेक्शंस ढूंढ लेते हैं ना, तब एग्जाम में कोई भी सवाल आउट ऑफ सिलेबस नहीं लगता। और जाते जाते मैं सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहता हूँ। आजकल हम लोग बड़ा इजीली स्मार्ट सिटीज़ की बात करते हैं, अंडरग्राउंड ड्रेनेज की बात करते हैं। हम चाहते हैं कि पावर लोकल पंचायतों को मिले, जिसे हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। और हम हमारी मॉडर्न साइंस पर बड़ा गर्व करते हैं कि हमें अर्थ की रोटेशन का पता है। पर क्या सच में ये सब हमारी नई उपलब्धियां हैं, या फिर हम बस उस पुराने भारतीय ज्ञान को नए नामों से वापस जी रहे हैं, जिसे हमारे एंसेस्टर्स हजारों साल पहले ही बना चुके थे? एक बार इस पर जरूर सोचिएगा। सुनने के लिए शुक्रिया।